हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो आज की वीडियो एक और बना लेते हैं। आज का पेपर होने वाला है तुम्हारा BHIC का, हम करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे। दिसंबर 2023 का पेपर है ये, ठीक है। BA सामान्य जनरल, जो BAG के बच्चे हैं उनका पेपर है ये, और एक जो आपका BA ऑनर्स वालों का, ठीक है, ये इन बच्चों का पेपर है, ठीक है। पेपर का नाम आपके सामने है, भारत का इतिहास प्राचीनतम। टाइम क्या है, काल से लगभग, प्राचीन काल से लेकर 300 ईस्वी तक, ये तुम्हारे पेपर का नाम है। तो एक एक करके क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। वैसे तो देखो 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर है आपका, 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 400 शब्दों में। तो देखो 400 शब्दों में कितना लिखना है ये तो तुम्हें अभी तक प्रैक्टिस हो गई होगी, क्योंकि असाइनमेंट भी तुमने बना के दिए होंगे ना। तो उससे तुम्हें पता चल गया होगा कि अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है तो कितने पेज में लिखना है। तो यहाँ पर आपको 5 प्रश्न करने हैं, तो 20 मार्क का एक क्वेश्चन होने वाला है। प्रत्येक खंड से कम 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। 2 पार्ट दिए हुए हैं इनमें से, तो हर पार्ट में से कम आपने 2 क्वेश्चन करने हैं। चलो 4th क्वेश्चन में आ गए हम। किन्हीं 2 पर टिप्पणियाँ करनी है 200 शब्दों में। पहले ये 2 करा रही हूँ मैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे लौह तकनीक और उसका प्रभाव, ठीक है। तो लौह तकनीक का विकास भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो लौह धातु का उपयोग जो है वो मुख्य रूप से होने लगा था औजारों के रूप में। औजार बनाने के लिए लोहे का यूज़ होने लगा था, हथियारों के लिए, ठीक है। और जो कृषि उपकरण थे, कृषि उपकरण जिनसे कृषि की जाती थी, और निर्माण कार्य जैसे घरों के निर्माण के लिए, तो इनके लिए जो है लोहे की तकनीक थी उसका इस्तेमाल किया जाने लगा था। तो जो लोहे के उपकरणों की उपलब्धता ने कई क्षेत्रों में काफ़ी सारा सुधार भी किया था। जैसे कि कृषि में क्या सुधार हुआ था कि उस लोहे की तकनीक की वजह से क्या होने लगा था कि लोहे के हल बनने लगे थे, है ना, दराती, ये सारे कृषि के में काम आने वाली चीज़ें हैं ना। और इन उपकरणों ने कृषि कार्यों को सरल और प्रभावी तो बनाया ही, इसके साथ साथ खेती की जो उत्पादकता में वृद्धि भी हुई और कृषि में प्रगति भी हुई, क्योंकि जो टूल्स मिल गए थे ना कृषि करने के लिए, कृषि के लिए टूल्स मिल गए थे, तो प्रगति तो होनी थी। फिर दूसरा था कि सैन्य में वृद्धि। सैन्य मीन्स सेना, सैन्य में वृद्धि। तो लोहे के हथियार से, जैसे कि तलवार बनने लगी थी, भाला और ढाल और आदि, ये जो जितनी भी चीज़ें थी भारतीय सैन्य को अधिक शक्तिशाली बना दिया था। इससे युद्धों में निर्णायक लाभ भी मिलने लगा था। फिर तीसरा था वाणिज्य और निर्माण। इसके बारे में आप क्या लिखेंगे कि लोहे का जो उपयोग था ना निर्माण कार्यों में किया गया, जिससे अधिक मजबूत और टिकाऊ संरचनाएं बन सकी। इसके अलावा व्यापार में भी लोहा जो है वो एक महत्वपूर्ण उपयोगी चीज़ साबित हुआ था। तो इस तरह से आपने बताना है कि लौह तकनीक के प्रभाव से भारतीय समाज में सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक भी और आर्थिक दृष्टि से एक बड़ा परिवर्तन आया, जिससे उन्नति और समृद्धि के मार्ग खुल गए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा महावीर। तो महावीर के बारे में बात कर लेते हैं। महावीर जैन जो है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है ना, तीर्थंकर थे। और उनका जीवन जो है वो भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो महावीर का जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व, 599 ईसा पूर्व हुआ था। और वे सत्य, अहिंसा, है ना, और ब्रह्मचर्य और अस्तेय का मतलब क्या होता है? चोरी नहीं करना। इनके सिद्धांतों के प्रबल प्रचारक थे। तो महावीर के सिद्धांतों ने जैन धर्म को एक स्पष्ट दिशा दी, जो आज भी जीवित है। उनके जीवन की जो प्रमुख विशेषताएं थी वो यहाँ पर डिस्क्राइब कर लेते हैं। विशेषताओं में हम क्या लिखेंगे? तो विशेषता में हम क्या बताएंगे? अहिंसा का महत्व के बारे में क्या बताएंगे? महावीर ने अहिंसा मतलब जीवों के प्रति हिंसा नहीं करना, जीवों के प्रति हिंसा नहीं करना, इसको बोलते हैं अहिंसा। और
जो इस अहिंसा ने धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत माना उन्होंने। फिर निर्वाण का मार्ग, निर्वाण निर्वाण का मार्ग का मतलब क्या हो कि महावीर ने आत्मज्ञान और निर्वाण, आत्मज्ञान एवं निर्वाण की प्राप्ति के लिए तपस्या, साधना और संयमित जीवन जीने पर बल दिया। सामाजिक सुधार, यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधारों में क्या किया कि वो समाज के हर वर्ग के लिए समानता की बात करते थे कि हर कोई समान है, और जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ थे। ठीक है, जातिवाद और भेदभाव के वो खिलाफ थे। ठीक है, तो महावीर का संदेश और उनके विचार आज भी जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पालन किया जाता है। ठीक है, ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। अब बाकी के 2 पॉइंट कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ना आप ये समझो कि इसका मतलब क्या है। जो भारत की जो नवपाषाण है ना, नवपाषाण जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, नियो, या इसको बोलते हैं नया, और पाषाण या लिथिक। नियोलिथिक बोलते हैं ना, लिथिक मतलब पत्थर। तो इस तरह इस अवधि को कभी कभी ना नया पाषाण युग भी बोल देते हैं। नया, नियो मीन्स नया, न्यूलिथिक जिसको बोलते हैं ना, न्यूलिथिक पीरियड। तो इसमें क्या है कि जो नवपाषाण की संस्कृति के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि नवपाषाण काल को नवपाषाण कृषि क्रांति, कृषि क्रांति कहा जाता है। भारत में नवपाषाण काल की शुरुआत हुई थी 7000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व उसकी स्थापना हुई थी। नवपाषाण काल में लोग पॉलिश किए गए पत्थरों से बने औजारों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया था वहाँ पे पॉलिश वाले पत्थर, पॉलिश वाले जो पत्थरों थे, पत्थरों से बने औजारों का यूज़ होने लगा था। ठीक है, और नवपाषाण काल में लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया था। और जो इसी काल में लोग रागी, कुल्थी, मैं लिख देती हूँ रागी, ठीक है, कुल्थी, कपास, चावल, गेहूँ और जौ की खेती करने लगे थे। नवपाषाण काल में लोग गाय, भेड़ और बकरी इन सब का पालन करते थे, इनको पालने लगे थे वो लोग। और नवपाषाण काल में ना लोग आयताकार और गोलाकार घरों में रहने लगे थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको तुम लोग लिख के आना ज़रूर। आयताकार और गोलाकार घरों में रहते थे। और नवपाषाण काल में लोगों ने जो मृतक थे, जो जब उनके घर में कोई जब किसी की डेथ हो जाती थी तो घर के अंदर ही उनको दफनाने लगे थे। नवपाषाण संस्कृति के जो प्रमुख क्षेत्र थे वो थे कश्मीर की घाटी, कश्मीर की घाटी हो गई, विंध्य गंगा घाटी कर्नाटक, और बिहार, बंगाल, झारखंड और आसाम। ठीक है, ये इसके क्षेत्र हुआ करते थे। ठीक है, चलो अब महापाषाण संस्कृति को देख लेते हैं। इसके बाद हम करेंगे महापाषाण संस्कृति। देखो, नवपाषाण युग की जब समाप्ति हो गई थी ना, नवपाषाण काल की जब समाप्ति हो गई थी तो दक्षिण में जिस संस्कृति का उदय हुआ उसे महापाषाण संस्कृति कहते हैं। इस संस्कृति के लोग अपने मृतकों के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ करते थे। तो अंग्रेज़ों ने मेगालिथ, मतलब इंग्लिश में इसको मेगालिथ बोलते हैं, और ये यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, मेगास और लिथोस। ठीक है, मेगास का अर्थ होता है बड़ा और लिथोस का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, बड़ा पत्थर। तो इसको हिंदी में वृत्तपाषाण अथवा महापाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, वृत्त और वृत्त दोनों शब्द है, शुद्ध शब्द है, इसलिए जो महापाषाण संस्कृति और दोनों जो शब्द मिलते हैं, इसके लिए एक अन्य नाम भी दिया जाने लगा था जिसको महापाषाण संस्कृति बोलते हैं। चलिए सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। सेकंड पार्ट है आपका 6ठी शताब्दी ईसा में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो रिपीट होते हैं सारे क्वेश्चन जो भी मैं करवा रही हूँ। 6ठी शताब्दी PCE में बौद्ध धर्म के उद्भव के कारणों पर चर्चा कीजिए। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध धर्म के उद्भव के कारणों पर चर्चा कीजिए कि बौद्ध धर्म के उद्भव के क्या रीज़न थे, वो क्या कारण थे जिनकी वजह से बौद्ध धर्म का विकास हुआ, उद्भव हुआ। तो उन कारणों पर यहाँ पर चर्चा करनी है। तो देखो, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है BC में बौद्ध धर्म के उद्भव के कारण मुख्य रूप से धार्मिक
और आप ये सामाजिक, ठीक है, और राजनीतिक, ये इन परिवर्तनों से जुड़े होते हैं। उस समय भारत में जो धर्म और समाज की स्थिति ऐसी होती थी कि जिसमें व्यापक बदलाव की आवश्यकता महसूस हो रही थी। मतलब लोगों में एक चेंज चाह रहे थे, वो कुछ परिवर्तन की आवश्यकता उनको लग रही थी। तो बौद्ध धर्म ने इन बदलावों का प्रभावी रूप से जवाब दिया। कैसे दिया वो मैं आगे बताने वाली हूँ। और इसके उद्भव के ना कई कारण होते हैं। उस समय में जो लोगों में असंतोष और आवश्यकता को दर्शाते थे। इसी वजह से यही रीज़न थे कि बौद्ध धर्म की जो उद्भव हुआ उस टाइम में। ठीक है, तो पहला रीज़न आता है धार्मिक संकट और जातिवाद। धार्मिक संकट और जातिवाद, ठीक है, पहला पॉइंट ये बनेगा। तो भारत में उस समय ना ब्राह्मणवाद या वेदों पर आधारित धर्म का प्रचलन था। ठीक है, वेदों पर आधारित जो धर्म था ना, धार्मिक जो संस्थाएं, जो धार्मिक धर्म से रिलेटेड जो परंपराएं थी वो वेदों पर आधारित थी। ठीक है, जिसमें क्या होता था कि यज्ञ और कर्म कांड प्रथाओं का प्रचलन जो पालन था वो अनिवार्य था वहाँ पर। तो यज्ञों के लिए जो बड़ी धनराशि की आवश्यकता होती थी, जाहिर सी बात है उसके लिए तो पैसा चाहिए था। और ये सिर्फ जो उच्च जातियों के लोग होते थे ना वही कर सकते थे, क्योंकि उनके पास पैसा होता था। गरीब लोग और छोटी जाति के लोग नहीं कर पाते थे। तो इसका परिणाम ये हुआ कि जो सामान्य लोग थे, खासकर जैसे शूद्र लोग हो गए, उनके, और जो अन्य जो निम्न जातियाँ थी, जो छोटी जातियाँ थी, या जो धर्म से कटे हुए लोग थे, धर्म से कटे हुए लोग, धर्म से कटे हुए लोग क्या थे, जिनको धर्म से अलग माना जाता था। उदाहरण के रूप में अब जैसे महाभारत और रामायण में वर्णित जो यज्ञ थे उनमें ब्राह्मणों का विशेष स्थान था। लेकिन इन धार्मिक अनुष्ठानों का पालन ना गरीब और दलित लोग जो थे वो नहीं कर सकते थे। इस कारण जो समाज में जो है वो असंतोष फैल गया था, होना ही था। फिर गौतम बुद्ध ने इस व्यवस्था को चुनौती दी। कैसे? उन्होंने ये कहा कि हर व्यक्ति का जो आत्मज्ञान है, हर व्यक्ति को आत्मज्ञान और निर्वाण की प्राप्ति का अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति या वर्ग से संबंधित हो। ये बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। जातिवाद का विरोध और सभी को समान अधिकार, जातिवाद है ना, जातिवाद का विरोध और सभी को समान अधिकार। फिर सेकंड पॉइंट आता है राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों का प्रभाव। इस समय क्या था, भारत में विभिन्न गणराज्य क्या थे, विभिन्न गणराज्य और छोटे छोटे राज्य ये थे, जिनमें मेन क्या थे, मगध, लिच्छवी और कोलिय, ये राज्य प्रमुख थे। इन राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता और बदलाव चल रहे थे, जिससे सामाजिक और धार्मिक धारा में भी परिवर्तन हुआ। उदाहरण के रूप में जो मगध के राजा थे बिंबिसार, बिंबिसार, और उनके उत्तराधिकारी कौन थे, अजातशत्रु, अजातशत्रु जो बौद्ध धर्म के सबसे पहले समर्थक बने। ठीक है, बिंबिसार ने जो बुद्ध के उपदेशों को स्वीकार किया और बाद में अजातशत्रु ने भी इस धर्म को बढ़ावा दिया। उस समय के जो शासकों का धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन की ओर अग्रसर होने का ये एक एग्जाम्पल था, एक मेन उदाहरण था। फिर है आप तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पर, साधारण जीवन में सरलता की आवश्यकता। सामाजिक जीवन में साधारण सरलता की आवश्यकता क्यों हुई, ये रीज़न बनता है ना, ये सोचना भी तो पड़ेगा ना कि क्यों पड़ा था। वेदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में जहाँ जटिल जटिल जो महंगे अनुष्ठान और यज्ञों का उल्लेख था, वहीं गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों को क्या सिखाया, सरलता, सरल और सहज जीवन जीने का उपदेश दिया। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए हैं, सत्य की 4 विशेषताएं, और उनके सिद्धांतों के माध्यम से लोगों को जीवन के दुखों से मुक्ति पाने का रास्ता दिखाया। फॉर एग्जाम्पल जैसे दुख का कारण, दुख का कारण, ठीक है। फिर आ गया था, ये कोमा है यहाँ पर, उसके बाद दुख का निर्वाण, दुख का निर्वाण मतलब दुख का ट्रीटमेंट कैसे होगा, और दुख निरोध, दुख का निरोध,
ख़त्म कैसे होगा दुख। ये 4 उनके सिद्धांत थे, गॉट इट, जो लोगों ने अपने जीवन में साधारणतः और संयम और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित किया। 4th पॉइंट आ जाता है समाज में समानता का विचार। समानता का विचार कि समाज में हर कोई समान होना चाहिए, सबको समान अधिकार होने चाहिए। तो बुद्ध ने यही सिखाया कि हर व्यक्ति, चाहे वो राजा हो, ठीक है, या रंग हो, सब जो है वो इस संसार में सब बराबर है। उन्होंने इस विचार को फैलाया कि सभी लोग आत्मज्ञान और निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए किसी विशेष जाति या वर्ग का होना जरूरी नहीं है। मतलब आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए किसी को भी किसी पर्टिकुलर एक कास्ट का या किसी एक वर्ग का होना जरूरी नहीं है। कोई भी जो है ये ज्ञान के लिए मतलब ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो ये विचार जो था ना, समाज में जो प्रचलित वर्ण व्यवस्था थी उसको चुनौती देता था ये विचार, ठीक है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था पहले से ही बनी हुई थी ना, 4 वर्गों में समाज बटा हुआ था। तो ये जो समानता का विचार था ये वर्ण व्यवस्था को चुनौती दे रहा था। फॉर एग्जाम्पल बुद्ध ने भिक्षु संघ बनाया था, भिक्षु संघ की स्थापना की थी, जिसमें सभी जातियों के लोग शामिल हो सकते थे। इस संघ में हर व्यक्ति को समान अधिकार था। उस समय के धर्मों और समाज में ये चीज़ अमान्य थी, लेकिन जो संघ था उसमें हर व्यक्ति को समान अधिकार था। इन धारणाओं से ये तो स्पष्ट हो गया कि बौद्ध धर्म का जो उद्भव हुआ था उस समय के धार्मिक और सांस्कृतिक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बदलाव की आवश्यकता को तो दर्शाता ही है। गौतम बुद्ध ने इन समस्या को समाधान पेश किया और धर्म को सरल, समावेशी और समाज में समानता के आधार पर स्थापित किया। इतना लिख देंगे, उसके बाद आप करेंगे निष्कर्ष, कंक्लूजन, ठीक है। निष्कर्ष हमेशा लिख के आना है, जो भी क्वेश्चन आप ख़त्म करते हो उसके बाद निष्कर्ष जरूर लिखना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मौर्य प्रशासन की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। जो मौर्य साम्राज्य था ना उसकी विशेषताएं क्या क्या थी उन पर चर्चा करनी है यहाँ पर। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है, रिपीट होता रहता है, ठीक है। चलो इसको डिस्क्राइब करते हैं। देखो, मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन था ना वो भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण रहा है और सुव्यवस्थित। कैसे रहा है ये बताएंगे। जो न केवल अपने समय के लिए बल्कि जो इसके बाद के जो साम्राज्य आए थे ना इनके बाद, उनके लिए भी एक आदर्श बना। ये जो प्रशासन था ना सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर उनके पोते सम्राट अशोक, जानते हो ना सब, अशोक पर एक मूवी भी बनी हुई है, अशोका, शाहरुख खान वाली। तो यहाँ इनके टाइम तक जो है पूरा सशक्त था। तो मौर्य साम्राज्य की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो था इसका केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण और संगठित ढांचा, ये इसकी 2 मेन इंपॉर्टेंस थी जिससे साम्राज्य को कुशलतापूर्वक चलाया गया, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं इनकी विशेषताएं क्या क्या थी वो डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे विशेषताओं में केंद्रीकृत प्रशासन। तो केंद्रीकृत प्रशासन क्या होता है? जो मौर्य साम्राज्य में सम्राट की सत्ता का केंद्रीकरण था, जिसका मतलब था कि जो सभी जितने भी प्रमुख फैसले होते थे ना वो, और जो नीतियाँ थी जो पाटलिपुत्र से लिए जाते थे, ठीक है। तो सम्राट जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने इस केंद्रीकरण को इस तरह से स्थापित किया कि हर विभाग और अधिकारी को अपनी जिम्मेदारी और कार्यक्षेत्र का स्पष्ट निर्धारण कर दिया था। मतलब ये है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने जो प्रशासन था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना, उसमें हर इंसान को, हर जो अधिकारी था उसको उसका विभाग जो है अलग अलग को दे दिया था। पहले क्या था कि किसी एक के पास ही पूरी सत्ता होती थी, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि सत्ता का केंद्रीकरण कर दिया, ठीक है। और हर विभाग के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया और अपनी जिम्मेदारी और कार्यक्षेत्रों को स्पष्ट कर दिया था। सम्राट ने अपने आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक बड़ी प्रशासनिक मशीनरी क्या होती है, जिसकी वो प्रक्रिया प्रणाली जिसकी सहायता से प्रशासन को चलाया जा सके। तो ये जो प्रणाली थी ये इतनी सशक्त थी कि
जो इस समय के साथ और भी बेहतर होती चली गई। खासकर सम्राट अशोक के शासनकाल में तो ये प्रणाली और भी ज़्यादा जो है प्रभावशाली हो गई थी। दूसरा पॉइंट आता है मंत्री परिषद और प्रशासनिक अधिकारी। मंत्री परिषद और प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है, इसको करेंगे हम डिस्क्राइब। मौर्य साम्राज्य में ना मंत्री परिषद का अहम स्थान था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद अहम स्थान था, क्योंकि जो राजा थे उसके अलावा ये जो परिषद थी ना, ये विभिन्न विभागों के प्रमुखों से बनी थी। मतलब इस मंत्री परिषद में जितने भी विभाग थे ना, विभागों के जो हेड होते थे, उन सारे हेड से मिलकर एक परिषद बनाई गई थी जिसको मंत्री परिषद बोलते थे। इसमें मुख्यमंत्री हो गया, ठीक है, मुख्यमंत्री, सैन्य मंत्री और न्याय मंत्री और राजस्व मंत्री, ठीक है, ये सब होते थे। ये सारे अधिकारी शामिल होते थे। इन अधिकारियों की भूमिका जो है बहुत महत्वपूर्ण होती थी, क्योंकि ये जो अधिकारी थे ये राज्य के कार्यों की देखरेख करते थे और जो सम्राट की जो नीतियाँ थी, सम्राट जो नीतियाँ बनाते थे उनको लागू करने में हेल्प करते थे। तो सम्राट अशोक ने अपने शासन में धर्म और न्याय पर भी जोर दिया, ठीक है, जिससे प्रशासन की दिशा को और अधिक सकारात्मक एक रास्ता मिला था। नेक्स्ट पॉइंट आता है विभागीय प्रशासन, कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के कई विभाग थे, जिनमें से प्रत्येक विभाग को एक अपनी जिम्मेदारी सौंपी हुई थी, ठीक है। तो उस समय के सबसे इम्पोर्टेंट जो 4 विभाग थे उसमें थे राजस्व। राजस्व के बारे में क्या था कि ये विभाग राज्य की आय और कर, टैक्स और जो इनकम होती थी उसका डिपार्टमेंट था ये। तो ये जो विभाग था ये सुनिश्चित करता था कि करों का संग्रह ठीक से हो और राजकोष में पैसे आए। सेकंड था सैन्य विभाग। सैन्य विभाग मौर्य साम्राज्य का जो सैन्य था वो बहुत शक्तिशाली था। सैन्य विभाग बहुत शक्तिशाली था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही ना इसने एक संगठित और प्रशिक्षित सेना बनाई थी, जिसमें पैदल सेना हो गई, ठीक है, और घुड़सवार और हाथी सेना, इनको शामिल किया था इन्होंने, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर है न्याय विभाग। न्याय विभाग न्याय व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए एक अलग से न्यायालयों की स्थापना की गई। ये विभाग जो है ये अदालतों के कार्य को नियंत्रित करता था और लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए काम करता था। गुप्तचर विभाग जिसको इंटेलिजेंस बोलते हैं ना, डिपार्टमेंट, विभाग राज्य की सुरक्षा और शासन की निगरानी के लिए जिम्मेदार था। ये जो विभाग था राज्य के भीतर और बाहर, अंदर और बाहर होने वाली गतिविधियों पर नज़र रखता था। ये थर्ड पॉइंट था हमारा। फोर्थ पॉइंट आ जाता है स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन तो बहुत ही फेमस था और सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने ही इस प्रशासन की शुरुआत की थी, स्थानीय प्रशासन की। स्थानीय प्रशासन क्या था कि मौर्य साम्राज्य में ना स्थानीय प्रशासन का विशेष स्थान था। बड़े नगरों में नगरपाल रखे जाते थे, नगरपाल, और छोटे गांव में ग्रामपाल, रामपाल नहीं, ग्रामपाल, जो स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था को बनाए रखते थे। ये अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि समाज में शांति प्लस सुरक्षा सुनिश्चित करें। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य के हर हिस्से में जो प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती रहती थी, जो स्थानीय मामलों में निर्णय लेते थे। फिफ्थ पॉइंट आता है आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र। मौर्य प्रशासन के ढांचे को मजबूत करने के लिए कौटिल्य को जानते हो ना, चाणक्य भी बोलते हैं। आई होप तुमने इस पर सीरियल भी देखा होगा। सीरियल भी आता था काफ़ी अच्छा, हमारे टाइम में भी आता था। वो दूसरा एक्टर होते थे चाणक्य, तो बहुत अच्छा सीरियल था, कभी मौका मिले तो देखना। तो चाणक्य के अर्थशास्त्र का बेहद रोल था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, ये उनका ग्रंथ था। तो ये ग्रंथ न केवल राजनीति और अर्थव्यवस्था के ही बारे में था, बल्कि ये प्रशासन के विभिन्न पहलुओं को
भी बहुत अच्छे से समझाता है। मतलब अर्थशास्त्र में सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक बातें ही नहीं है या आर्थिक दृष्टिकोण को ही नहीं दिखाया गया है, बल्कि किस तरह से एक राजा को अपना प्रशासन चलाना चाहिए, उन बिंदुओं पर भी अच्छा खासा ध्यान दिया गया है। तो कौटिल्य ने या चाणक्य ने राज्य के संचालन के लिए, और चलो मैं लिख देती हूँ, राज्य के संचालन के लिए और कर व्यवस्था, टैक्स सिस्टम जो होता है ना, टैक्स व्यवस्था, सरकारी अधिकारियों के कार्य और सैन्य व्यवस्था को सुनिश्चित किया। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य के किसी भी कार्य में एक तो पारदर्शिता होनी चाहिए और ईमानदारी, ये होना चाहिए, जिससे जनता का विश्वास बना रहे। किसी भी राजा में जब ये सारी चीज़ें रहेंगी तो जनता का विश्वास तो अपने आप ही बना रहेगा ना। 6 पॉइंट, न्याय व्यवस्था और सम्राट या राजा का दायित्व, राजा के क्या दायित्व क्या कर्तव्य होते हैं न्याय व्यवस्था में। तो मौर्य सम्राट ने जो सम्राट का जो कर्तव्य केवल युद्ध और राजनीतिक मामलों तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्हें अपनी प्रजा के लिए न्याय सुनिश्चित करना भी जरूरी था। तो सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में धर्म और अहिंसा को महत्व दिया। उनके जो शिलालेख है ना, उनमें भी आप देख सकते हैं कि जितने भी शिलालेख हैं उन पर, मतलब इन चीज़ों को उन्होंने अपने शिलालेखों पर भी खुदवाया, तो वहाँ पर भी ये सब चीज़ें देखी जा सकती हैं। 7वां पॉइंट आता है हमारा सैन्य और सुरक्षा व्यवस्था। सैन्य मीन्स सेना और सुरक्षा व्यवस्था। साम्राज्य का जो सैन्य प्रशासन था ना, बहुत मजबूत था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सेना को सुसंगठित और अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया था, ट्रेंड किया था, ताकि साम्राज्य की सुरक्षा निश्चित की जा सके। अशोक के समय में भी क्या हुआ था कि जो सेना का इस्तेमाल न केवल सिर्फ युद्धों के लिए नहीं किया जाता था, बल्कि राज्य की आंतरिक सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए किया जाने लगा था। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य में पुलिस व्यवस्था भी बहुत मजबूत थी। पुलिस व्यवस्था देख रहे हो कितनी पुरानी स्ट्रेटेजी है। पुलिस व्यवस्था उस टाइम भी हुआ करती थी, जिससे होता क्या था, नागरिकों को सुरक्षा प्रदान की जाती थी। इसके बाद हम लिखेंगे निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष लिख देना यहाँ पर। तो इसके निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे कि मौर्य प्रशासन का सबसे बड़ा योगदान उसका केंद्रीकरण और सुव्यवस्थित संरचना में था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बाद अशोक ने प्रशासन को इतना सशक्त और सुव्यवस्थित किया कि ये भारतीय इतिहास का एक आदर्श बन गया। ठीक है, इस तरह से लिख देना। और जो मौर्य साम्राज्य न केवल राजनीतिक और अर्थव्यवस्था में ही निपुण था, बल्कि सैन्य व्यवस्था और सामाजिक राजनीतिक सुरक्षा में भी वो काफ़ी निपुण था। तो इस तरह से आप इसको निष्कर्ष को कंप्लीट कर सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है आपका, प्रारंभिक तमिलम में राजनीतिक समाज के क्रमिक विकास पर एक निबंध लिखिए। इस क्वेश्चन के बारे में हम लिखेंगे कि प्रारंभिक तमिलम, अर्ली तमिलम का इतिहास जो है वो था द्रविड़ संस्कृति का। ठीक है, और राजनीति के विकास में एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में देखा जाता है। ये काल जो है ये पल्लव और चोल, चेर, पांड्य, ठीक है, जैसे प्राचीन तमिल राज्य संस्थाओं के रूप में उत्थान और विकास से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही तमिल समाज में राजनीति, सामाजिक संरचना और संस्कृति के नए आयाम जो है विकसित हुए। इस निबंध में हम तमिलम के प्रारंभिक राजनीतिक समाज के क्रमिक विकास की यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे कि तमिल काव्य और साहित्य जैसे कि संगम साहित्य से हमें ये जानकारी मिलती है कि उस समय जो तमिल समाज था, तमिल समाज में ग्राम समाज और राज्य प्रमुख का महत्व था। संगम साहित्य में स्थानीय राज्यों के शासकों और उनके दरबारों का उल्लेख मिलता है। तमिल भूमि में जो प्राचीन शासक, जिसमें चेर, ठीक है, चोल और पांड्य शामिल थे, गॉट इट, इन्होंने स्थानीय राजनीतिक संरचनाओं को स्थापित किया था, जो महाराजाओं
और उनके सशक्त सैन्य के नेतृत्व में राज्य के रूप में विकसित हुआ था। फिर इनके बारे में आप लिखेंगे कि राजनीतिक संघर्ष और युद्ध ये हमारा दूसरा पॉइंट बन जाएगा। नहीं, 1 2 3 तीसरा पॉइंट बनेगा। तो प्रारंभिक तमिल राजनीति में ना अक्सर राजनीतिक संघर्ष और युद्धों का आयोजन होता था। तमिल काव्य में ये लिखा हुआ है कि चोल, चेर, पांड्य, ठीक है, सारे ये एक दूसरे के खिलाफ लगातार संघर्ष करते रहते थे। तो इन संघर्षों में राज्य का विस्तार, संसाधनों की प्राप्ति और सत्ता के लिए जो है एक होड़ सी मच जाती थी। तो जिसका युद्धों के परिणाम स्वरूप नए क्षेत्रों का विलय होता था और शासकों की जो शक्ति संतुलन थी वो भी प्रभावित होती थी। ठीक है, फिर 4th पॉइंट आएगा आपका राज्य का शासन या फिर प्रशासन। ठीक है, तो तमिल राज्य व्यवस्था के प्रशासन में राजा के अधिकार के साथ साथ सैन्य, न्याय और धार्मिक कार्य ये राजा के कार्यों में शामिल होता था। प्रत्येक जो राज्य होते थे ना उसमें राजस्व अधिकारी, सैन्य प्रमुख और स्थानीय शासक अपनी भूमिका निभाते थे। तो धार्मिक संस्थाएं भी राज्य की शक्ति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण होती थी। संगम साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है कि जो राजा होते थे वो अपने राज्य की समृद्धि के लिए क्या करते थे, मंदिरों और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करते थे। ठीक है, और धर्म का शासन व्यवस्था में से घनिष्ठ संबंध था, ये भी है। फिर उसके बाद आता है सामाजिक व्यवस्था और वर्ग विभाजन। सामाजिक व्यवस्था और वर्ग विभाजन, ठीक है, उसमें क्या था कि प्रारंभिक जो तमिल समाज था ना वो अलग अलग वर्गों में बटा हुआ था। शासक वर्ग जो था, राजा या उच्च अधिकारी समाज के शीर्ष पर होते थे। उनके जो नीचे होते थे ना सैनिक और श्रमिक वर्ग आते थे। संगम साहित्य में ये भी लिखा हुआ है कि जो तमिल समाज में कृषि और वाणिज्य, गॉट इट, और हस्तशिल्प ये जैसे कार्यों में करने वाले लोग जो है ना वो आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माने जाते थे, क्योंकि यही तो लोग थे ना जो देश की जीडीपी को बनाए रखते थे। और इस समय जो कृषि आधारित व्यवस्था के विकास के कारण मतलब कृषि में विकास भी होने लगा था और अर्थव्यवस्था भी बढ़ने लगी थी। तो जब ये चीज़ें बढ़ने लगी थी तो जमींदारी संरचना का भी उत्थान हुआ और सामंती व्यवस्था को बल मिला था। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका काव्य साहित्य और राजनीति। संगम साहित्य में जो राजनीतिक समाज था ना इसके क्रमिक विकास को दर्शाते हुए युद्ध, शासकों की गतिविधियाँ, सामाजिक जीवन और धर्म की चर्चा की गई। काव्य शास्त्र जितने भी थे ना उसमें राजाओं के ऐतिहासिक योगदान को प्रस्तुत किया जाता था, बड़ा ही बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता था। इस साहित्य में जो राजनीतिक काव्य के रूप में शासकों की वीरता, जो राजाओं की वीरता, उनके साहस, ठीक है, इनका वर्णन किया जाता था, जो राजनीति और समाज के परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद लिखेंगे हम निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? प्रारंभिक तमिल राजनीति और समाज का क्रमिक विकास, स्थानीय शासकों, सैन्य संघर्षों, राज्य की संरचनाओं और सामाजिक व्यवस्था, इसमें सारी चीज़ें आ गई कि संयोजन से हुआ था। तो संगम काल में जो तमिल समाज में एक सशक्त और संगठित शासन व्यवस्था का विकास हुआ जो बाद में भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला बन गया। तमिल समाज की राजनीतिक परंपराएं थी और संरचनाएं जो थी वो भारतीय राजनीतिक जीवन में अपने सृजनात्मक और विविध रूप में आज भी प्रभावी है, बनी हुई है। इस तरह से आप इसको कंक्लूड कर देना और क्वेश्चन अपने आंसर को एंड कर देना। इसके बाद हम आ गए हैं अपने 8th क्वेश्चन में, यानी 2 पर टिप्पणियाँ करनी है 200 वर्ड्स में। इंडो ग्रीक, पहले इसको कर लेते हैं कि इंडो ग्रीक क्या होता है। इंडो ग्रीक साम्राज्य का गठन दूसरी शताब्दी के ईसा पूर्व में हुआ था, जब ग्रीक साम्राज्य के शासकों ने भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी भागों पर अधिकार किया था। ये जो भारतीय और ग्रीक संस्कृतियों के मिलन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन गया था। इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना जो थी वो डिमित्रियस और एंथियस जैसे ग्रीक शासकों ने की थी।
ठीक है, जिन्होंने अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र थे ना, जो विशेषकर गंधार और कश्मीर, उस समय का कश्मीर और पश्चिमी भारत, अपना पश्चिमी भारत में शासन किया था। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था कि व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करना और क्षेत्रीय विस्तार करना था। इंडो ग्रीक साम्राज्य का सबसे बड़ा योगदान था सांस्कृतिक और धार्मिक आदान प्रदान। ग्रीक शासकों ने भारतीय संस्कृति थी और विशेष रूप से बौद्ध धर्म पर गहरा प्रभाव डाला था। ग्रीक कला का प्रभाव जो भारतीय कला में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जहाँ बौद्ध कला में जो बौद्ध कला थी ना, बौद्ध कला, उसमें जो ग्रीक शैली का मिश्रण है, मतलब ग्रीक शैली में बना हुआ। भारतीय सिक्कों में जो ग्रीक लेखन और चित्रण भी देखा गया, जो एक मिश्रित संस्कृति की ओर इशारा करता है। ग्रीक शख्स जो राजा थे ना, अक्सर अपने सिक्कों पर क्या करते थे, भारतीय देवी देवताओं के चित्र बनवाते थे, तस्वीरें जो है वो उकेरते थे, जो भारत में ग्रीक धर्म और संस्कृति के समावेश को दर्शाता है। ठीक, इंडो ग्रीक सम्राटों के जो सिक्के थे ना, आधुनिक काल में भारतीय इतिहासकारों और जो पुरातत्वविद हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। फिर है मैक्सिनीज की इंडिका। मैक्सिनीज एक ग्रीक राजदूत था, ग्रीक राजदूत। ठीक है, इन्होंने जो मौर्य सम्राट, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, चंद्रगुप्त मौर्य, हाँ, के दरबार में ये रहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ये आए थे इंडिया में, और इन्होंने इंडिया का, भारत का गहन अध्ययन किया था। उनके द्वारा लिखा गया इंडिका, ये मैक्सिनीज ने ही लिखी थी। इंडिका एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें उन्होंने भारत के समाज, संस्कृति और राजनीति का वर्णन किया है। हालांकि इंडिका का मूल ग्रंथ अभी नहीं है हमारे पास, लेकिन इसके बारे में जो जानकारी है वो मैक्सिनीज के जो यात्रा वृत्तांत है, इनके जो यात्रा वृत्तांत एवं उनकी जो टिप्पणियाँ हैं, टिप्पणियों पर आधारित है। ठीक है, और मैक्सिनीज ने भारतीय समाज की जटिलता, मौर्य प्रशासन की सुव्यवस्थित प्रणाली, जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की विशालता का वर्णन किया। उन्होंने भारतीय समाज को विशेष रूप से जो अलग अलग वर्णों में बटा हुआ था और कृषि प्रधान जीवन का जो रूप है ना, उसको बढ़ा चढ़ाकर इसने बताया। इन्होंने भारतीय न्याय व्यवस्था और जो राजस्व प्रणाली थी ना, उसकी भी जानकारी दी है, जिसमें मतलब जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं ना चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, वो सारा उसने बढ़ा चढ़ा के अच्छे से बताया है। इसमें भारतीय धर्म और संस्कृति के बारे में बताया है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने जो इंडिका है इसमें बताया। फिर नेक्स्ट आता है रोमन सिक्के। लास्ट आता है हमारा रोमन सिक्के। रोमन जो थे सिक्के भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रमाण है। रोमन जो साम्राज्य के सिक्के थे ना, भारत में व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क, ठीक है, के संकेत हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में जो रोमन सिक्कों के होने से कई प्रभाव थे। एक तो व्यापारिक संपर्क, फर्स्ट ले लेते हैं, व्यापारिक संपर्क। जो रोमन साम्राज्य भारत के बीच व्यापारिक संबंध थे, विशेष रूप से मसाले, वस्त्र, रत्न और अन्य वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। भारत में जो रोमन साम्राज्य को रत्न, मसाले, वस्त्रों की आपूर्ति होती थी भारत से, जबकि रोम से भारत को, मतलब रोम से जो भारत क्या चीज़ें लेता था, सिक्के और शराब एंड जो कांच का सामान होता है ना, शीशे के कांच का सामान, ये जो इंडियंस थे वो रोमन से लेते थे। फिर धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़े थे रोमन सिक्कों का। देखो, रोमन सिक्कों पर ना प्राय रोम के सम्राटों के चित्र होते थे, ठीक है, और ये भारत में रोम के सांस्कृतिक प्रभाव को भी दर्शाता है। भारतीय कला और स्थापत्य पर रोमन का अच्छा खासा प्रभाव देखा जा सकता है।
फिर है आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव, तो रोमन सिक्कों के प्रयोग से ना भारत में सिक्का प्रणाली की शुरुआत हुई। रोमन्स के बाद सिक्का प्रणाली, ठीक है, इसकी शुरुआत हो गई। इसके साथ ही व्यापार और अर्थव्यवस्था में एक नई दिशा मिली, जिसे भारतीय व्यापार और बाजार व्यापार की उन्नति हुई, उसका विकास हुआ। तो जो रोमन सिक्के हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप में रोम के साथ प्राचीन संबंधों का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है, जो व्यापार, संस्कृति और राजनीति के आदान प्रदान को दर्शाते हैं। इसके बाद आप निष्कर्ष लिख देना, ठीक है। तो ये हमारा पूरा पेपर हो गया है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।